एक समय की बात है। शिखा अपनी सौतेली माँ शीला, पिता मोहन और अपनी दो सौतेली बहनों ईशा और तृप्ति के साथ रहा करती थी। शीला एक बहुत ही चालाक औरत थी। जब मोहन की पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने मोहन को अपने जाल में फंसाकर उससे उसके पैसों के लिए शादी कर ली। मोहन भी अपनी बेटी शिखा की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसे भी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था। परंतु उसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित होता है। शीला मोहन के सामने तो शिखा से बहुत ही ज्यादा प्यार करा करती थी, परंतु जब मोहन काम के सिलसिले से बाहर चला जाता तो वो शिखा से पूरे घर का काम करवाती थी और अपनी दोनों बेटियों को राजकुमारियों की तरह रखती थी। शिखा नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी भी तरह का कलेश हो, इसलिए वो अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी शीला कहती है, क्या बात है शिखा बेटा, तुमने अभी तक इतना थोड़ा सा ही खाना खाया। चलो जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। देखो तुम कितनी दुबली होती जा रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कमजोर बनो, मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खा पी कर एकदम मजबूत बनो। मोहन ये सब देखकर कहता है, सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। तुम शिखा का ध्यान एकदम अपनी खुद की बेटी की तरह रखती हो। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। हाँ जी बोलिए। वो मुझे ऑफिस की तरफ से एक 6 महीने की ट्रिप पर जाना है, तो उसके लिए मुझे कल ही निकलना होगा। मैं पहले तो शिखा के लिए बहुत परेशान था, पर ये सब देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। शिखा अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, पिताजी आप मत जाइए ना। वैसे भी आप अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, मुझे आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। प्लीज मत जाइए। अरे शिखा बेटा ऐसा नहीं कहते, पापा को काम से बाहर जाना है, उन्हें ऐसे टोकते नहीं है। और वैसे भी मैं और तुम्हारी बहन है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इसके बाद शीला शिखा को आंखें दिखाती है, जिससे शिखा चुप हो जाती है। अगले दिन शिखा के पिता अपनी 6 महीने की ट्रिप पर निकल जाते हैं और उस दिन से शीला का अत्याचार शिखा पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उससे अब घर के सारे काम कराने लगती है, यहाँ तक कि वो घर की नौकरानी को भी छुट्टी दे देती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। फिर एक दिन शीला अपनी दोनों बेटियों के लिए बाजार से 2 बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लिपस्टिक लेकर आती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो तृप्ति और ईशा, ये दोनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो ना, ये वही लिपस्टिक है जिसकी ऐड टीवी में बड़ी बड़ी हीरोइंस करती है। मैंने इनका कलर देखा और मुझे लगा कि लिपस्टिक मेरी बेटियों के लिए ही बनी है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ले आई। पर माँ ये तो बहुत ही महंगी लिपस्टिक है। हाँ मैंने भी सुना है, इस लिपस्टिक की कीमत बहुत ही ज्यादा है। किसी भी लिपस्टिक की कीमत मेरी बेटियों से ज्यादा नहीं है और मैं जानती हूँ ये लिपस्टिक तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। शिखा भी वहीं पर खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। शिखा को बचपन से ही लिपस्टिक का बहुत शौक था। वो अपनी माँ की लिपस्टिक निकाल निकाल कर लगाया करती थी। जब वो उन लिपस्टिक को देखती है तो उसे भी उन्हें लगाने का मन करता है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या एक बार मैं भी ये लिपस्टिक ट्राई कर सकती हूँ? तू जानती भी है इसकी कीमत क्या है? तेरी औकात से बहुत बाहर है। तू इसे लगाना तो छोड़, छू भी नहीं सकती, समझी? जा जल्दी से मेरे और मेरी बेटियों के लिए नूडल्स बना कर ला। बेचारी शिखा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और नूडल्स बनाने लगती है। साथ ही साथ रोते हुए कहती है, माँ आप क्यों चली गई? आपके जाते ही पिताजी ने ऐसी औरत से शादी कर ली जो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि मुझ पर अत्याचार करती है। ना मुझे ढंग का खाना खाने को देती है, ना ही पहनने को, ना ही मेरी कोई इच्छा पूरी करती है। शिखा ये सब बोल ही रही होती है और उसका ध्यान नूडल्स पर नहीं जाता, जिससे सारे नूडल्स जल जाते हैं। जिसकी बदबू सूंघकर शीला रसोई में आती है और नूडल्स को देखकर शिखा को एक जोरदार चांटा लगाते हुए कहती है, अरे अकल की अंधी, ध्यान कहाँ है तेरा? सारे नूडल्स जला दिए। अब मेरी बेटी और मैं क्या खाएंगे? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। चल जा जल्दी से मार्केट से नूडल्स लेकर आ, समझी?
शिखा उदास होकर मार्केट से नूडल्स लेने चली जाती है। शिखा जब भी दुखी हुआ करती थी तो वो अपने घर के रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन को शांत किया करती थी। आज भी वो ऐसा ही कर रही थी कि तभी उसे उस जंगल के साथ वाली नदी में एक छोटी सी बिल्ली डूबती हुई दिखाई देती है। शिखा बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे उस बिल्ली की जान बचाती है। पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर शिखा हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्नि परी हूँ। पानी से मुझे खतरा रहता है और गलती से मैं नदी में डूब गई, इसीलिए मैं एक बिल्ली के रूप में बदल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम जल्दी ना करती तो शायद मैं वापस कभी परी नहीं बन पाती। क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास लग रही हो? इसके बाद शिखा अपनी सारी कहानी उस परी को बताती है। शिखा की सारी कहानी सुनकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और 3 बहुत ही सुंदर लिपस्टिक प्रकट करती है। शिखा, ये तीनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, बल्कि जादुई लिपस्टिक है। ये तीनों जादुई लिपस्टिक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हारे पास घर का बहुत सारा काम हो तो तुम इस पिंक वाली लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारे घर के सारे काम कर देगी। और जब भी तुम्हें भूख लगे या तुम्हें खाने की जरूरत हो तो तुम इस लाल वाली लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। और जब भी तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो तुम इस सुनहरी लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारी धन दौलत की हर जरूरत पूरी कर देगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और शिखा उन तीनों लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद शिखा को जब भी घर का सारा काम करना होता तो वो पिंक वाली लिपस्टिक से कहकर घर का सारा काम कर लेती और जब भी उसे भूख लगती तो वो लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल करके अपना पेट भर लेती और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो जादुई सुनहरी लिपस्टिक का इस्तेमाल करती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन ईशा तृप्ति और शीला के साथ में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी ईशा कहती है, माँ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? कैसे गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये शिखा की बच्ची हर काम इतना जल्दी कर देती है, जबकि हम इसे सिर्फ एक वक्त का खाना देते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर इतनी ताकत आती कहाँ से है? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये बहुत खुश लग रही है। हम इसका पता लगाना होगा। इसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर शिखा पर नजर रखने लगती है। फिर एक दिन जब शिखा अपनी तीनों जादू लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही होती है तो वो तीनों माँ बेटी शिखा को देख लेती है और फिर शिखा जब वहाँ से जाती है तो शीला उन तीनों लिपस्टिक को चुरा कर अपनी बेटियों के कमरे में आ जाती है और फिर वो तीनों एक एक करके वो लिपस्टिक लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस लिपस्टिक को लगाती है उनका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है और उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और उन तीनों की वही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब शिखा के पिता घर वापस आते हैं तो शिखा उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद मोहन शिखा से माफी मांगता है और उस दिन के बाद से वो दोनों आपस में खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में विनीता की 2 बेटियां थी, सुमन और श्वेता। सुमन विनीता की अपनी सगी बेटी थी और श्वेता उसकी सगी बेटी नहीं थी। जब श्वेता 1 वर्ष की थी तो वह उसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिली थी। विनीता अच्छे स्वभाव की औरत थी, इसलिए वह श्वेता को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है और उसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही करती है। और देखते ही देखते श्वेता और सुमन बड़ी हो जाती हैं। श्वेता बहुत ही ज्यादा होशियार थी, समझदार थी, बड़ों का आदर करती थी, इसलिए विनीता श्वेता से ज्यादा प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सुमन, वह बस दोस्तों के साथ घूमती, पार्टी करती, शॉपिंग करती और अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती थी, जिस वजह से उसे अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती थी। और यही वजह थी कि सुमन हमेशा श्वेता से जलती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमन रात को देर से घर लौटती है और उसने ड्रिंक भी कर रखी होती है। जब इस बात की खबर विनीता को लगती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, सुमन, रोज रोज यहाँ तुम रात को कितना लेट आ रही हो और तुम्हारे मुंह से कैसी बू आ रही है? तुम ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर रखी? सुमन,
तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम बदतमीज हो रही हो। अपनी बड़ी बहन को देखो, वह कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, मेरे साथ मेरे कामों में कितना हाथ बटाती है, और इसकी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा रहता है और हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे नीचे देखना पड़ता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी क्यों नहीं बन जाती? यह गंदी हरकतें छोड़ दो। मुझे इस बहन जी के जैसे बनने का कोई शौक नहीं है। बस घर की चार दीवारी में रहूं नौकरानी बनकर, तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी सारी उम्र तो यूं ही चली जाएगी। यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की, एंजॉय करने की, और उसमें भी आप चाहती हैं कि मैं इस बहन जी जैसी बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस जैसा क्यों बनूं? यह मेरी सौतेली बहन है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। आप इसे पेड़ के नीचे से उठा कर लेकर आई थी, मैं सब जानती हूँ, और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए। सच में सुमन, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई हो। तुम्हारी रस्सी खींचनी पड़ेगी, वरना तुम तो बेलगाम का घोड़ा बन जाओगी। आज से तुम्हारे दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद। ना तुम किसी दोस्त से मिलोगी, ना ही पार्टी करोगी, और तुम्हें पॉकेट मनी का ना 1 रुपया दिया जाएगा। तभी तुम्हें अक्ल ठिकाने आएगी। और बाद में तुमसे सुबह करती हूँ, जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। सुमन अपने रूम में चली जाती है। सुमन की रोज रोज की यह बदतमीजी देखकर विनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी श्वेता विनीता को समझाती है, माँ आप परेशान मत होइए, सुमन छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ कि आप सुमन की तरफ से कितनी ज्यादा दुखी हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी श्वेता, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम ना होती तो शायद पता नहीं आज मेरा क्या होता। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और एक सुमन है जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरे दिल का सुकून हो। विनीता अपनी सौतेली बेटी से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, और एक दिन विनीता और श्वेता शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी। तभी विनीता का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। श्वेता अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ अपनी आंखें खोलिए, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपको इतना सारा खून निकल रहा है ना, इससे भी आपको कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप अपनी आंखें खोलिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। इस तरह से श्वेता बहुत ज्यादा रोती है, और आसपास के लोग श्वेता को दिलासा देते हैं। कुछ समय बाद सुमन और श्वेता विनीता का दाह संस्कार कर देती हैं। विनीता की मृत्यु के बाद सुमन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब वह अपने दोस्तों को घर के अंदर लाना शुरू कर देती है, और घर के अंदर शराब पीती है, पार्टी करती है, और श्वेता को नौकरानी बनाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता सुमन से कहती है, सुमन माँ तुम्हें कितना ज्यादा समझाती थी, तुम्हें समझाते समझाते इस दुनिया से चली गई। प्लीज उनके जाने के बाद तो तुम उनकी आत्मा को सुकून पहुँचाओ। वह तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो कितना ज्यादा परेशान होती होंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, और तुम कितने पैसे खर्च करती हो। तुमने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, बस हमारे पास एक यही घर बचा है। सुमन प्लीज ऐसा तो मत करो। तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जो मुझे हमेशा सुनाती रहती थी वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दे। तू मेरी सौतेली बहन है, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर तू इस घर में रहेगी तो हमेशा मेरे कान पर चीख 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 करती रहेगी, और तू मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और मैं अपनी जिंदगी में किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहती। इसलिए चल मेरे घर से निकल और अपना ठिकाना और कहीं कर, क्योंकि तू इस घर की बेटी नहीं है। यह सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी। सुमन मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही थी, तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो? अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। कृपया करके मुझे घर से बाहर मत निकालो। तू मेरे घर से बाहर निकलती है या नहीं, या फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं? सीधी साफा से मेरे घर को छोड़कर चली जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तूने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। बचपन से लेकर आज तक तेरी तारीफ सुन सुनकर थक चुकी हूँ, और माँ की चिक चिक भी। माँ से तो छुटकारा मिल गया, अब मुझे तुझसे भी छुटकारा चाहिए। चल निकल मेरे घर से। श्वेता अच्छी तरह से जानती थी अगर वह सुमन की बात नहीं मानेगी तो वह सच में उसे पुलिस के हवाले कर देगी, झूठे इल्जाम में। इसलिए वह घर छोड़ के जाने का ही फैसला करती है। बेचारी श्वेता, उसके पास रहने के लिए ना कोई घर था और ना ही उसके पास खाने के लिए एक भी रुपया। वह सड़कों पर इधर उधर भटकती रहती है और अपनी माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है।
माँ देखिए, आप मुझे बचपन में पेड़ के नीचे से उठा कर लेकर आई थी। आपने मुझे आशियाना दिया, अपना आंचल दिया। आपने मुझे कितनी सारी खुशियाँ दी और आपके जाने के बाद मैं दोबारा से अनाथ हो गई। सुमन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन हो गए इसी तरह से भटकते भटकते। मैं कहाँ जाऊँ? मैं भूखी भी हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको तो अभी सुमन को भी सुधारना था। देखिए, उसकी बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है, बस गलत ही गलत कर रही है। इस तरह से श्वेता अपनी सौतेली माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है। तभी श्वेता की नजर एक जंगल की तरफ जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर श्वेता चौंक जाती है। अरे, यह रोशनी कहाँ से आ रही है? ऐसी चमकती रोशनी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे उस जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पर क्या है। हाँ, मुझे वहाँ पर देखना ही चाहिए। ऐसा सोचकर श्वेता जैसे ही उस जंगल के अंदर जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, तो श्वेता को 2 नदी नजर आती हैं, जहाँ एक नदी के पास सोने का घर था और दूसरी नदी के पास चांदी का घर था। तभी सोने के घर की नदी से आवाज आती है, श्वेता, मैं जादू सोने के घर की नदी हूँ। मेरे जादू सोने के घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, जैसे सोना, हीरे, मोती, पैसे, बहुत कुछ। और तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की होगी। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। लेकिन मेरे घर के अंदर आने के लिए बस तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। मेरे नदी का पानी सूखता जा रहा है, इसलिए मेरे जादू सोने के घर को 2 सुंदर लड़कियों की बलि की जरूरत है। बस 2 सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाओ और सारी जिंदगी ऐश करो, ऐश। श्वेता, मैं जादू चांदी के घर की नदी हूँ। तुम मेरे घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, न पैसा, न सोना, न चांदी, न रुपया, कुछ भी नहीं। बल्कि मेरे घर के अंदर एक छोटा सा गांव बसता है, जिसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। उनकी तुम्हें सेवा करनी होगी और जैसे ही वे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, तो जो मेरी नदी का पानी सूख रहा है वह दोबारा से बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी ऐश करने के लिए 2 सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाकर धन दौलत प्राप्त करना चाहती हो, या फिर 100 बच्चों को नया जीवन देकर पुण्य कमाना चाहती हो। मेरे पास रहने के लिए न घर है और न खाना खाने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं है। मुझे धन दौलत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ समझाती थी कि लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं जादू चांदी के घर के अंदर जाना चाहती हूँ और 100 बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ। पुण्य कमाना दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है और मैं वही प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर श्वेता नदी के सहारे जादू चांदी के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर श्वेता देखती है तो वह घर धन दौलत से भरा हुआ था। यह देखकर श्वेता चौंक जाती है और सोचती है कि 100 बच्चे कहाँ पर हैं। तभी उसे जादू चांदी के घर से आवाज आती है, श्वेता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज के टाइम में इतनी सारी धन दौलत छोड़कर कौन किसकी मदद करना चाहता है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इस सब के बावजूद भी तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया। तुमने लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। यह घर भी तुम्हारा है और इसकी धन दौलत भी तुम्हारी है। इस घर को तुम जहाँ चाहो वहाँ रख सकती हो और इसकी मदद से तुम औरों की भी मदद कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो अब तुम्हारी जिंदगी में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। जाओ प्यारी बच्ची, खुश रहो। जादू चांदी के घर की बातें सुनकर श्वेता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी जादू चांदी का घर लेकर एक गांव में आ जाती है और वहां रहने लगती है और जादू चांदी के घर की धन दौलत से गांव के गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है, जिस वजह से श्वेता का आस पड़ोस में बहुत नाम होने लगता है, उसकी जय जयकार होने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमन आज बहुत गरीब हो चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने
जुए में, शराब में, पार्टी में, आवारा दोस्तों के साथ सब उड़ा दिया था और वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन जब एक दिन वह श्वेता को लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, अनाज बांटते हुए देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह सोचती है, अरे यह मेरी सौतेली बहन श्वेता कैसे लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, रुपया, अनाज बांट रही है। इसने कितनी सुंदर सोने की ड्रेस पहन रखी है। ये इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। यह तो मुझे देखकर हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने तो इसे धक्के मार के इसलिए निकाला था ताकि यह दर दर की ठोकरें खाए, लेकिन ये मनहूस तो ऐश की जिंदगी गुजार रही है और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगा नहीं होगा कि ये मनहूस इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। हाँ, ऐसा सोचकर सुमन श्वेता के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन श्वेता अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। माँ, आपको पता है मैंने आपके नाम का एक अनाथालय खोला है जिसमें किसी भी बच्ची को कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह माँ सब कुछ बस मुझे आपकी परवरिश की वजह से ही मिला है। आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी कि मुझे जादुई सोने और चांदी की नदी के घर से जादुई चांदी का घर मिला, जिसकी मदद से मैं एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रही हूँ। ओहो, अच्छा, तो जादू सोने चांदी की नदी के घर की मदद से इतनी अमीर हुई है। अब मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैं भी दोबारा से अमीर हो जाऊंगी और मैं भी महारानी वाली जिंदगी बिताऊंगी। ऐसा सोचकर सुमन उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर जादू सोने और चांदी के घर की नदी थी और वहाँ जाकर रोने लगती है। तभी सुमन से भी यही पूछा जाता है कि वह जादू सोने के घर की धन दौलत लेकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती है या फिर सब बच्चों की सेवा करना चाहती है। तभी सुमन हंसते हुए कहती है, अरे जादू सोने चांदी के घर की नदी, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो। अरे जिसके सामने इतनी सारी धन दौलत पड़ी होगी तो वह धन दौलत ही तो चुनेगा। वो पागल तो नहीं है जो फ्री में 100 बच्चों की सेवा करेगा। मुझे तो जादू सोने के घर के अंदर जाना है और वहाँ की धन दौलत लेकर इस दुनिया पर राज करना है। मुझे बहुत अमीर होना है और श्वेता की 25 से भी ज्यादा अमीर। ऐसा कहकर सुमन नदी के सहारे जादू सोने के घर के अंदर चली जाती है और वह उस घर के अंदर जाकर देखती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और चुड़ैलों की, भूतों की आवाजें आ रही थी और यह आवाजें सुनकर सुमन घबरा जाती है और वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तभी जादू सोने के घर से आवाज आती है, तुम जैसे लालचियों की यही सजा है। अब तुम कभी बाहर नहीं आओगी, यहीं रहोगी और अमावस वाले दिन तुम्हारी इस जादू सोने के घर की नदी को बलि चढ़ाई जाएगी। हा 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 हा। यह सुनकर सुमन घबरा जाती है और बहुत रोती है। इस तरह सुमन को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक खुशहाल जिंदगी बिताती है और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियाँ लेकर आती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लालच तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है।